साइड भी मौजूद वगैरह में कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुमकिन मुज़ाकरात या दर पर्दा शुरू किए जाने वाले मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून के लिए एक खौफनाक सेटबैक साबित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन मुज़ाकरात के इंकशाफ के बाद जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत होने वाली मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन बैठक न सिर्फ तनाज़ात का शिकार हो गई, बल्कि इस इजलास में इन दरपर्दा मुज़ाकरात को इनिशिएट करने पर, पार्टी पर किसी भी लेवल पर मुशावरत ना करने पर एहतजाजन इस्तीफा देने की भी धमकी दे दी गई। हत्ता कि हैरान कुन सूरत हाल ये थी कि एक से ज़ायद लीडर्स ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के सामने इस नुक्ते को उठाया कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना खुद अपनी सियासी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किसी तरह की कोई इंगेजमेंट ना की जाए। शुरकाए महफिल के लिए, यानी इस बैठक के अंदर जो लोग मौजूद थे, उनके लिए हैरान कुन मौका उस वक्त सामने आया जब इस बात का इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से शुरू किए जाने वाले इन मुज़ाकरात का सेहरा जनाब शहबाज शरीफ साहब के सर है, और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ राब्ता किया और जनाब राना सनाउल्लाह साहब की ये जिम्मेदारी लगाई कि वो इस बातचीत को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस बातचीत में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। शुरकाए महफिल को उस मौके पर भी शदीद हैरत का सामना करना पड़ा जब नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के इस इनिशिएटिव का न सिर्फ भरपूर दिफा किया, बल्कि उन्होंने जो है वो इख्तलाफात जाहिर करने वाले लीडर्स को इस मामले पर खामोश रहने की हदायत की, जिसके ऊपर एक लीडर की तरफ से वॉकआउट करने की भी धमकी दी गई। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस्तीफे की पेशकश करने वाला वो लीडर कौन था और किस किस लीडर ने इस इजलास के अंदर अपना जो इख्तलाफ है वो बबांगे दोहल नवाज शरीफ साहब के सामने रखा। और ये हकीकत भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी कि नवाज शरीफ साहब ने इन मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ साहब को गो हेड क्यों दिया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये खबर है पंजाब में जो जजेस हैं उनके तबादले के हवाले से, और ख़ास तौर पर उन जजेस के तबादले के हवाले से जो 9 मई के वाक़यात की इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों के अंदर समाअत कर रहे हैं। और इन अदालतों में इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ को झोलियाँ भर भर के रिलीफ मिल रहा है, और ये सूरत हाल के अंदर इन जजेस का तबादला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पंजाब के अंदर कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। यानी एक जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए महमूद खान अचकज़ई की खिदमात को हासिल करी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आर्म ट्विस्टिंग के अंदर मजीद तेज़ी लाकर उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर शायद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कराने के लिए ये जो अमल हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इतलात के मुताबिक सानहा 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तकर्रर और तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। प्रोसिक्यूटर्स का मौक़िफ़ था कि इन जजेस का सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान की तरफ झुकाव है, और इस हवाले से जो लॉ डिपार्टमेंट है पंजाब का, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी, और इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ किया गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में नए जजेस की तकर्रियाँ भी नहीं की गई। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो फैसला है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बताया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत के जज को तब्दील किया गया है। मलिक एजाज आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया गया है। वो सानहा 9 मई के 14 केसेस की समाअत कर रहे थे, और इन पर 9 मई केसेस के प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया था कि जनाब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आउट ऑफ दी वे जाकर जो है वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। रावलपिंडी के ये जो जज साहब थे, इनको फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है, और उन्होंने तबादले का अहकामात मौसूल होते ही चार्ज भी छोड़ दिया है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के लिए नए जज की तकर्री नहीं की गई। अटक, जेलम, चकवाल के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को भी तब्दील किया गया है। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
अब्बास को भी तब्दील कर दिया गया है, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी शहजाद मलिक साहब को, और इन्होंने अपने ख़त में इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उनके अहल खाना को हिरासा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलज़मों को किसी तरह का कोई रिलीफ ना दें। और इन जज साहब के ख़त के हवाले से जनाब शहजाद मलिक साहब ने लाहौर में वकला की तकरीब से खिताब करते हुए इंकशाफ किया था कि जनाब ये ख़त उनको मौसूल हुआ है, और उन्होंने जज साहब के इस कॉन्डक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि उन्होंने किसी भी दबाव को खातर में ना लाने का ऐलान किया है। तो इन जज साहब का भी तबादला किया गया है। और दिलचस्प बात ये है कि हालिया दिनों के अंदर सरगोदा के इन्हीं जज साहब के जो लापता होने की मुबैना तौर पर वो खबर भी गर्म थी, और लंदन में मौजूद जनाब आदिल राजा साहब ने मुसलसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस खबर को शेयर किया था कि जनाब सरगोदा के जो जज साहब हैं ये लापता हैं, और इनको भी इसी जुर्म में लापता किया गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान को तब्दील करके रहीम यार खान तैनात कर दिया गया है, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 9 मई की केसेस की समाअत करने वाले एक और जज खालिद अरशद को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है, और उन्हें फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी किया गया है। नसीम विर्क को सेशन जज लाहौर तैनात किया गया है। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सरफराज अख्तर को सेशन जज बहावलपुर तैनात किया गया है, और एंटी करप्शन जज अरशद हुसैन भुट्टा को भी ओहदे से हटाकर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सेशन जज मियां वली कैसर भट्ट को भी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सेशन जज राजा गजनफर अली को जेलम से उकाड़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वसी पैमाने पर तबादले हैं, इनके अगराज़ व मकासद शायद कुछ और है, और मेरा ख्याल है कि इन अगराज़ व मकासद का तयन भी जाकर उसी सूरत हाल से होता है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था। अब जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के इजलास का ताल्लुक है, तो इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो इजलास नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हुआ था, इसका बुनियादी मकसद बलदियाती इंतखाबात के लिए नए निज़ाम पर पार्टी को ब्रीफ करना था, और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने इस इजलास के अंदर इस नए निज़ाम के हवाले से अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ से लीडरशिप को आगाह किया, और इस बात की हदायत की कि बलदियाती इंतखाबात इसी साल नवंबर या दिसंबर के अंदर कराए जाएंगे। और इस हवाले से इन इंतखाबात के कराने का मकसद मुझे ऐसे लगता है कि शायद एक तैयारी है, एक फुल ड्रेस रिहर्सल है मुस्लिम लीग नून को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म करने के लिए, और शायद इसीलिए ये जो एक लार्ज स्केल एक्टिविटी है वो शुरू की जा रही है। अलबत्ता कतई नज़र इस बात के कि इस इजलास के अंदर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून शायद अपने लिए जो खोई हुई स्पेस है उसको रीजनरेट करेगी, और अवाम के मसाइल अगर वो हल कर पाती है अगले 2-4-6 महीने के अंदर, तो अगले इंतखाबात के अंदर इस सूरत हाल का उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा। अलबत्ता जो हकीकी सूरत हाल है उसका ताल्लुक उसी खबर के साथ जाकर मिलता है जो कल इंसार अब्बासी साहब ने जो है वो पब्लिश की थी रोज़नामा जंग और रोज़नामा दी न्यूज़ में, जिस खबर में इंकशाफ किया गया था कि मुस्लिम लीग नून ने दर पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई के साथ रब्ता किया है, और उनसे इस बात की इस्तदा की है कि जनाब इसके लिए आप कोई रोल प्ले करें। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने इन मुज़ाकरात के लिए बराह रास्त मंजर आम पर आकर मुज़ाकरात करने की जो पेशकश है वो की है। उनका ये मानना था कि अब ढके छुपे अंदाज के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है वो तो अभी तक सामने नहीं आया, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ना ही इस बात की तरदीद की है कि महमूद खान अचकज़ई इन मुज़ाकरात के लिए बिहाइंड द सीन कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जो हालात वाक़यात इस इजलास के ज़रिए सामने आए हैं
وہ اس بات کا بہت ہی زیادہ ٹھوس ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون نے در پردہ ان مذاکرات کو انیشیٹ کیا، اور اس بات کو اجلاس کے اندر تسلیم بھی کیا گیا کہ مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ کے ذریعے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، جس کے اوپر بہت ہی زیادہ پارٹی کے اندر اختلاف سامنے آیا، اور وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون کو کم از کم اس فیصلے پر، چونکہ یہ ایک اہم نوعیت کا فیصلہ تھا، پارٹی کے اندر ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، پارٹی سے رائے لینی چاہیے تھی، اور جناب خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ان کی رائے میں یہ مذاکرات کا راگ چھیڑنے کا کسی طرح کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، اور اس موقع پر کسی طرح کے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر پلاننگ اور مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب بھی خواجہ آصف کے ہمنوا تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی سر عام پبلک اپولوجی کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات کرنا مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس موقع پر جہاں پر مسلم لیگ نون اس وقت ایڈوانسمنٹ کر رہی ہے اکنامک فرنٹ پر، اور پاکستان تحریک انصاف اندرونی دڑے بندیوں کا شکار ہے، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے ذریعے سہارا دینا کسی بھی طور پر درست اقدام نہیں ہے، جبکہ لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات سامنے آنے کے بعد نواز شریف صاحب نے جو وزن ہے سارے کا سارا وہ شہباز شریف کے اس انیشیٹو پر ڈال دیا، جس کے اوپر ایک موقع پر خواجہ آصف صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ذرا تھوڑی سی بحث بھی ہوئی، اور اس بات کا اظہار خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ جناب اگر آپ نے اسی طریقے سے فیصلے کرنے ہیں تو میرا استعفیٰ آپ کو مل جائے گا، جس کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس جو ہے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ آپ اس انتہائی اقدام کے اوپر مت جائیں، یہ ایک صورتحال ہے، ہم نے ابھی پیشکش کی ہے، انتظار کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ البتہ اس سچویشن پر خواجہ آصف صاحب نہ صرف برہم رہے بلکہ اس میٹنگ کے اختتام پر جب خواجہ آصف صاحب اس اجلاس سے باہر نکلے تو میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بھی خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو جس پر خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات پر جو بات چل رہی ہے میں اس ٹیم کا ممبر نہیں ہوں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل ہے، تو اس کے اوپر خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ میں کوئی جوتشی نہیں جو مجھے علم ہو، جبکہ احسن اقبال صاحب کا بھی موقف خواجہ آصف صاحب سے ملتا جلتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ نے اس صورتحال پر نواز شریف صاحب کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ صورتحال بہتر نہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے ویلاگ کے اندر میں نے بھی اس حوالے سے اپنی گزارشات پیش کی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کوئی بھی انیشیٹو لے رہا ہے، وہ شاید مسلم لیگ نون کا جو ہے نا اس کو ہم دوست کم از کم قرار نہیں دے سکتے، اور حیرت کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنا وزن اس اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اس تنقید کو ویٹو کر دیا اور اپنا وزن جو ہے وہ مذاکرات کے پلڑے میں ڈال دیا، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور شاید نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے چکر کے اندر مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اسٹرینتھ کو جانچنا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اگلا فیصلہ کیا جائے گا، تو شاید یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ان بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹرینتھ کو اسیس کر لیا اور مسلم لیگ نون کو یہاں پر جیت حاصل ہوئی بلدیاتی انتخابات میں، تو پھر شاید یہ جو عام انتخابات ہیں یہ قبل از وقت ہو جائیں اور 2025 انتخابات کا سال ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔